हम में से करीब करीब 90% शायद 90% से ज़्यादा भी लोग टैक्स सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्च आने के बाद ही करते हैं। या काफ़ी लोगों का ऐसे हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट करना सोचना ये भी मार्च में ही शुरू होता है। और जो लोग स्पेसिफिकली ELSS में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ELSS फंड्स है ये इक्विटी फंड्स है और इक्विटी फंड्स में एक मुश्त निवेश करना एडवाइजेबल नहीं है। आपको किसी भी इक्विटी फंड में अगर निवेश करना है तो आप किस्तों में कीजिए। अगर आप ELSS का प्लानिंग या टैक्स सेविंग के लिए प्लानिंग मार्च तक रुकने की बजाय अगर अप्रैल से ही शुरू कर दे तो आपका जो निवेश है वो 12 किस्तों में बढ़ जाएगा और आपको कॉस्ट एवरेजिंग का उतना ही बेनिफिट मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एक ELSS फंड का रिव्यू करेंगे। इस फंड का नाम है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको ELSS में निवेश करने के बेनिफिट्स क्या क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इस फंड्स के डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस फंड के फंड मैनेजर कौन है देखेंगे। इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे। इस फंड का जो 5 साल का रिटर्न हम लोग देखेंगे। इस फंड का असेट एलोकेशन हम लोग देखेंगे। हम इस फंड ने गए 3 साल में 3 महीने में कौन से नए शेयर्स अपने फोलियो में ऐड किए वो लोग हम देखेंगे। और इस फंड ने गए 3 महीने में कौन से शेयर्स अपने फोलियो से हटाए हैं उनके नाम भी हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इस फंड ने इनका जो पोलियो है उसमें चेंजेस क्या किए हैं, मतलब किन कंपनियों में खुद का जो अलोकेशन है वो बढ़ाया है और किन कंपनीज में अलोकेशन घटाया है। उसके तब साथ हम लोग रिस्क रेशियोज भी देखेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कि किन निवेशकों के लिए इस फंड में निवेश करना ठीक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ELSS में निवेश करने के बेनिफिट क्या क्या है। पहला बेनिफिट यह है कि ELSS फंड्स को सेक्टर या कैपिटलाइजेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे फंड मैनेजर को एक फ्रीडम मिल जाता है कि उनके हिसाब से वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में एसेट एलोकेशन कर पाए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि उनको चूज़ करने के लिए कंपनी चूज़ करने के लिए एक दायरा बढ़ जाता है। साथ ही में उनको सेक्टर का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उनका दायरा पूरा के पूरा ओपन हो जाता है। दूसरा बेनिफिट यह है कि नॉर्मली जब हम लोग बैंक में टैक्स सेविंग के लिए FD करते तो उसका लॉक इन 5 साल का होता है, या फिर हम लोग NSE करते तो उनका भी लॉक इन ज़्यादा होता है। लेकिन ELSS फंड का लॉक इन पीरियड जो है वो खाली 3 साल का ही है। तीसरा, ELSS फंड में लॉक इन होने की वजह से हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि मार्केट के चढ़ उतार से आदमी बौखला कर रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को भी पता है कि इन्वेस्टमेंट 3 सालों के लिए हुई है, तो उसे भी एक गारंटी रहती है कि वो फंड में लोग इन्वेस्टेड रहेंगे और हम लोगों को ऐसे जो चढ़ मार्केट की ऊपर नीचे होती है वहाँ पे हम लोग निकल नहीं सकते, तो हम लोग भी इन्वेस्टेड रहते हैं। ELSS में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो ATC के अंदर बचा सकते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन और बेनिफिट यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए समझो कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनकी शादी के लिए या खुद के
रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ELSS एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि क्या होता है कि ELSS मतलब कि आपका टैक्स तो बच जाता है, साथ ही में आपको ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो आपका होराइजन 10 साल से ऊपर हो जाता है और टैक्स भी बच जाता है। और अगर आप चाहें तो ये ELSS का एक साइकिल भी बना सकते हैं 3-3 सालों का, कि जैसे कि मैंने 2017 में निवेश किया ELSS फंड में, 2020 को मैंने वो पैसा बाहर निकाला और वापस निवेश किया, फिर मैंने 23 में ऐसा किया, तो मेरा रोलिंग भी बढ़ जाता है और मुझे हर टाइम पे अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ तो मुझे वो बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है कि मुझे 30-35% मेरा टैक्स ही बच जाता है। अभी देखते हैं इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में। इस फंड के फंड मैनेजर है नीलेश सुराना। नीलेश सुराना जी मिराई एसेट में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी है। इनको 24 साल से ज़्यादा का मार्केट का एक्सपीरियंस है। इस फंड को वो 28 दिसंबर 2015 से देख रहे हैं, मतलब लगभग फंड का इंसेप्शन से आज तक यही देख रहे हैं। इस फंड के साथ ये और 2 स्कीम जो है वो मैनेज करते हैं। इसमें मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है और मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड है। अभी ये जो 3 स्कीम मिस्टर सुराना जो मैनेज करते हैं, इनके यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे दिया है आपको। आप ये 3 स्कीम का कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हैं। फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में स्कीम लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और अंडर ATC टैक्स बचाना है। 0 to मिनिमम 80% जो है वो इक्विटी में रहेगा, इक्विटी में 80 to 100% रहेगा और 0 to 20% डेब्ट कैश में ये एलोकेशन कर सकते हैं। फंड के फैक्ट्स देख ले। असेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड के 3,766.19 करोड़ है। फंड का इंसेप्शन जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा 28 दिसंबर 2015। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 200 TRI। कैटेगरी ELSS। कम से कम आप लमसम पे 500 और 500 का SIP भी कर सकते हैं। डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फंड का जो एक्सपेंस रेशो है एज ऑन जुलाई 2020 1.84 है। सिंस ये फंड का जो असेट में 80 to 100% इक्विटी है, तो ये इक्विटी फंड की जो इनहेरिटेड रिस्क है वो इस फंड में आ ही जाती है, तो रिस्क जो है वो मॉडरेटली हाई है। अभी हम लोग देखते हैं असेट एलोकेशन। 98.72% इक्विटी, 1.28% डेब्ट और कैश में। लार्ज कैप 69.46%, मिड कैप 24.49% और स्मॉल कैप 6.05%। पोर्टफोलियो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है उसका टोटल 10 जो सबसे टॉप शेयर्स है उनमें जिनमें निवेश है उनका टोटल परसेंट बनता है 39.01। और सेक्टर्स का मैंने दिखाया कि सबसे ऊपर टॉप सेक्टर जो है जहाँ पे इनका निवेश है वो 23.66 है। अभी रिसेंट में जब मैंने देखा तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो इनके पोर्टफोलियो में है वो 58 है। नॉर्मली मैं जैसे कहता हूँ कि 50 के ऊपर अगर आपके पास कंपनीज है तो इसमें थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जब मैं ये फंड पूरी तरह ठीक से इसका एनालिसिस कर रहा था तो आपको भी वो स्लाइड आने पे पता चल जाएगा कि रिसेंटली जब मार्केट क्रैश हुआ है उस वक्त उन्होंने कुछ नए कंपनीज में जहाँ पे उनको शायद पोटेंशियल लगा हुआ ग्रोथ का, ऐसे कंपनियों को उन्होंने ऐड किया है। तो इसकी वजह से शायद इनका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 58 ऐसा हो गया है। गए 3 महीने में इन स्कीम ने जो शेयर्स अपने पोर्टफोलियो से निकाले उनके नाम
ब्रिटानिया, L&T, मैं सब पूरा लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद गए 3 महीने में, जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि उन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट ऐड की है रिसेंटली। तो 3 महीने में उन्होंने जो नए पोर्टफोलियो में ऐड किए, ये एक लिस्ट है और ये दूसरी कंटिन्यू हो जाती है। तो उन्होंने इन कंपनियों में खुद का स्टेक बढ़ाया है। आप ये दोनों जो पेज थे मेरे, आप इसको पॉज करके ठीक से देख सकते हैं कि किन कंपनियों को उन्होंने नया खरीदा है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि चेंज इन एलोकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नाम है चेंजेस के, वहाँ पे उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, और निगेटिव जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने स्टेक घटाया है। तो यहाँ पे आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो इन्फोसिस में जो उनका पहले जो एलोकेशन था मार्च में, वो 6 अप्रैल में 6.51% था, और अभी जुलाई में वो 0.19% बढ़कर 6.71% के करीब हो गया है। परफॉर्मेंस देखते, एक साल का जो इनका रिटर्न्स है 12.04% और 3 साल का 8.17%। अभी ये फंड को, जैसे मैंने कहा कि 2015 दिसंबर को ये शुरू हुआ है, तो 1 और 3 साल के ही यहाँ पे हम लोगों को रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न अभी अवेलेबल हमारे पास नहीं है डेटा। उसके बाद पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में मैंने जैसे कहता हूँ कि मैंने जिनका बेंचमार्क इंडेक्स सिमिलर है, ऐसे ही कंपनीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए। आप ये भी स्क्रीन जो है वो पॉज करके ठीक से देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट रेशोज, स्टैंडर्ड डेविएशन 21.89, शार्प रेशो 0.06, सॉर्टिनो 11, बीटा 0.98, अल्फा 2.69। इसमें अल्फ़ा, अगर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये जो सब रिस्क रेशियोज़ है उसको मैंने मराठी वीडियो एक्चुअली बनाया भी है, आप अगर चैनल पे थोड़ा ब्राउज़ करें तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे शार्प रेशो, सॉर्टिनो, बीटा और अल्फ़ा, इनका जो है मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए मीनिंग एग्जाम्पल के साथ दूंगा। यहाँ पे कैटेगरी का भी मैंने शेयर किया है और BSE 100 का भी शेयर किया है। इस फंड में किन लोगों ने निवेश करना चाहिए? इक्विटी में निवेश उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होने से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है। दूसरा, जिन निवेशकों को इन्फ्लेशन को बीट करना है वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा, जिन लोगों का निवेश वो 7 साल के ऊपर का होराइजन है वो लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा, जो लोग लॉन्ग टर्म होराइजन और लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लिख नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को टैक्स सेविंग करना है वो ऐसी LIC स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको मिराई असेट टैक्स सेवर फंड के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई दुविधा है या कुछ आपके सवाल है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के लिए भी काम की हो सकती है तो शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। बेल आइकॉन दबाने से क्या होता है कि मुझे जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको एक उसका अलर्ट मिल जाता है, तो आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते। थैंक यू।